हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम आज की क्लास मतलब कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। देखो कंटिन्यू हमें करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स से, लेकिन उससे पहले मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स के दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और बता देती हूँ, क्योंकि कल हमने सिर्फ जो क्लोरीन के कंपाउंड्स थे जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन्हीं की बात की थी। तो आज हम ऑक्साइड्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बिफोर एक्सट्रैक्शन हम कुछ आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और देख लेते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ही इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में दे रखा है Na2O। तो हम Na2O का फॉर्मेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Na2O, ठीक है। अब देखो Na, हमने देखा था कि Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन मन में गैस करो क्या था, 26। क्या था, 26। यहाँ पे इसे लेना है एक इलेक्ट्रॉन और इसे लेना है 2 इलेक्ट्रॉन। इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सोडियम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास तो एक ही है। तो अब 2 सोडियम, अगर 2 सोडियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस ऑक्सीजन को, तो इसका ऑक्टेट यानी कि इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा। तो ये सोडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 सोडियम, ठीक है। मैं इसको और इजीली समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि 2 सोडियम, ठीक है, 2 सोडियम, आई एम सो सॉरी, 2 सोडियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास में। और वो ऑक्सीजन, क्योंकि इस बार उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके पास में 2- चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। पहले ऑक्सीजन न्यूट्रल था, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। व्हाट एम आई डूइंग, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो यहाँ पे इसने O2- बना लिया, विच इज ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे, ये जो सोडियम है, इस तरह से सोडियम, 2 सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके Na2O का फॉर्मेशन कर लेंगे, Na2O। तो यहाँ पे Na अपना क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देके, लेकिन क्योंकि 2 सोडियम दे रहे हैं तो Na के आगे हम लगाएंगे 2। 2 सोडियम दे रहे हैं तो Na के आगे लगाएंगे 2। फिर हम बनाएंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6, लेकिन अब इसके ये 2 डोनेट कर देंगे, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा Na2O। अंडरस्टूड एवरीवन, तो इस तरह से बन जाएगा Na2O, ठीक है। तो इसी तरह से आप वेरियस आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अगर आपको किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। अब हम चलते हैं आज का टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन, अब देखो एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, मिनरल क्या होता है, हमारे अर्थ के क्रस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। तो हमारी अर्थ में नेचुरली क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। हमारी अर्थ में नेचुरली क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स
या फिर कंपाउंड्स, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ मिनरल्स आर डिफाइंड। अब ओर्स क्या होते हैं, अब ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो, ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर क्या हो, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो, और हम उन मेटल्स को वहां से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ओर्स कहते हैं। So those minerals which contain high percentage of metals and those metals can be extracted from that substance are known as ores। ठीक है, तो ये मिनरल ओर्स ही होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते हैं। अब देखो होता क्या है, एनवायरनमेंट जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी हमने पढ़ी थी हमारे लास्ट लेक्चर में, रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने देखा था कि कुछ जो मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक रिएक्टिव होते हैं, और कुछ जो कम रिएक्टिव होते हैं। तो अब जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में ऐसे फ्री तो मिलेंगे नहीं, वो आसपास किसी ना किसी चीज़ से रिएक्शन करके कंपाउंड बना के रहेंगे। ठीक है, फिर मिडिल रिएक्टिविटी वाले भी ठीक ठाक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करके रहेंगे। फिर आते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी से मतलब ही नहीं है, वो फ्री रहना पसंद करते हैं, उन्हें कंपाउंड का फॉर्मेशन करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम किस बेसिस पे एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे सीरीज। सोडियम, दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो आते हैं ना हमारी, ये कैसे आते हैं, ये हाई रिएक्टिविटी में आते हैं, हाई रिएक्टिविटी में, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये। और ये आते हैं हमारे मिडिल रिएक्टिविटी में, किसमें, जो कि मीडियम रिएक्टिव है। ठीक है, तो मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर, और फिर ये आते हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव। हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं ना, इनका रिडक्शन करना इतना इजी नहीं होता, इनका रिडक्शन करना बहुत मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको उस खुद के कंपाउंड से अलग करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि मान लो ऑक्साइड के फॉर्म में है या फिर किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में है हाई रिएक्टिव मेटल्स, तो वो उस कंपाउंड से अलग होना ही नहीं चाहते, क्योंकि रिएक्टिव है, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, तो इनको उस कंपाउंड से अलग करना मुश्किल होता है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के और फिर हम जो अपना मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। नॉर्मली जो कंपाउंड्स में फाउंड होते हैं उनसे इन्हें अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले। इन मीडियम रिएक्टिविटी वालों को अपन सिंपली रिड्यूस करके उनके कार्बोनेट या उनके सल्फाइड कंपाउंड्स में से अपन सिंपली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिडक्शन एंड ऑल करके। अभी अपन स्टेप वाइज प्रोसेस देखेंगे। और फिर आते हैं लीस्ट रिएक्टिव। ये तो हमें अवेलेबल है एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में, बस हमें क्या करना होता है, इन्हें प्योरीफाई करना होता है, जो अगेन हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल्ड एक्सट्रैक्शन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले देखो क्या करना होता है हमें। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन के अंदर, नंबर 1 प्रोसेस, ये कॉमन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ये तीनों ही रिएक्टिविटी के मेटल के लिए कॉमन प्रोसेस होता है। क्या होता है? कॉमन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी जैसे कि कोई भी सॉइल है, सैंड है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ये ऐसा प्रोसेस है जिनमें इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है। इन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग, GANGUE। तो ऐसे प्रोसेस में इन इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, विच इज कॉमन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द मेटल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ रिएक्टिविटी, चाहे वो हाई रिएक्टिविटी हो, मिडिल रिएक्टिविटी हो या फिर लीस्ट रिएक्टिविटी हो, तीनों में ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हम करते हैं, ठीक है। फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस नंबर 2। ये जो प्रोसेस है ये तीनों ही मेटल्स के लिए कॉमन है, मतलब तीनों ही रिएक्टिविटी के मेटल्स के लिए कॉमन है। अब आता है प्रोसेस नंबर 2 फॉर मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे मेटल्स जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे उनके लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, या कॉपर हो गया, ये एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में मिलते हैं? अपनी सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में। दे विल बी फाइंड इन देयर सल्फाइड ओर्स। और इसमें जो मर्क्यूरी का जो ओर होता है सल्फाइड का, उसे हम क्या बोलते हैं? सिनाबार, विच इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये क्या है? मर्क्यूरी। ये क्या है? मर्क्यूरी। वो मेटल जो अपन ने पढ़ा था ना, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, थर्मोमीटर में भी यूज होता है इसका, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो पढ़ रहे हैं हम वो क्या है? लो रिएक्टिविटी वाले का एक्सट्रैक्शन। पहला स्टेप तीनों में कॉमन है, कॉन्सेंट्रेशन। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड स्टेप, जिसके अंदर हम लो रिएक्टिविटी वाले का देख रहे हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है। इम्प्योरिटीज निकाल दी, जो सल्फाइड ओर था मरकरी का या कॉपर का सल्फाइड ओर था, उसमें इम्प्योरिटी निकाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब क्योंकि ये सल्फाइड ओर है, ठीक है, क्या है ये? सल्फाइड ओर। तो जैसे मरकरी का सल्फाइड ओर है, अब हमें चाहिए मरकरी, तो ये सल्फाइड निकालना होगा ना, तो हम क्या कर देते हैं? इसकी O2 के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। O2 के साथ में रिएक्शन करके हमें यहाँ पर मरकरी का ऑक्साइड मिल जाता है और SO2 हमारी इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हीट करके हम क्या कर देते हैं? मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं? दिस इज रोस्टिंग। मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मरकरी जो हमारा सल्फाइड था उसकी रोस्टिंग कर दी और हमें मरकरी का ऑक्साइड मिल गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब हमें तो लेकिन मरकरी चाहिए था, तो अभी हम और क्या करेंगे? इस मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट कर देंगे ताकि इसकी ऑक्सीजन लिबरेट हो जाए। अब ये लेस रिएक्टिव है ना, तो हीट करने पे ऑक्सीजन को छोड़ देगा, जाने देगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ से हमारी ऑक्सीजन तो निकल जाती है और मरकरी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आपको सभी रिएक्शंस बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी रिएक्शंस है उनको बैलेंस ज़रूर करें। जैसे कि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 and 2, सिमिलरली यहाँ पर सल्फर 1 ऑक्सीजन 2
ऑक्सीजन के 2 एटम्स, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स हो गए। तो यहाँ पे अब अपन कैसे इसको बैलेंस करेंगे? तो देखो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे अपन 2 लगा देते हैं, ठीक है। 2 लगा दिया हमने तो यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे भी फिर अपन 2 लगा देते हैं। तो 2 2 जार 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, और सिमिलरली 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। अब क्या बचा? मर्क्यूरी। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अभी फिर सल्फर का गड़बड़ हो गया, तो हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 6, तो फिर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें हर इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन बैलेंस करते हैं। एक वीडियो अपन सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा कि हमने यहाँ पर मर्क्यूरी ऑक्साइड से मर्क्यूरी हमें मिल गया, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पे अपन ने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसे अपन रोस्टिंग कहते हैं। और अपन को यहाँ पे क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। रोस्टिंग में हमें क्या मिलता है? एज ए प्रोडक्ट ऑक्साइड, ठीक है। अब सिमिलरली इसी के अंदर चल रहे हैं अभी अपन, है ना, लो रिएक्टिविटी में ही चल रहे हैं। लो रिएक्टिविटी में ही अब हम कॉपर का सल्फाइड भी देख लेते हैं, कॉपर का सल्फाइड। तो लो रिएक्टिविटी में ही कॉपर का सल्फाइड जब अपन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया, ठीक है, यहाँ पे भी अपन अभी क्या कर रहे हैं? रोस्टिंग। अगेन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दिस इज रोस्टिंग। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा? Cu2O प्लस SO2, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बैलेंसिंग कर देंगे अपन इक्वेशन रिएक्शन की। तो ये 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो अगेन अपन को क्या मिला है यहाँ पे? ऑक्साइड, लेकिन अपन को तो क्या चाहिए? कॉपर। तो अब कॉपर जो ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन कॉपर सल्फाइड के साथ ही करवा देते हैं, और यहाँ पे अपन को कॉपर मिल जाता है और SO2 हमारी लिबरेट हो जाती है, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं। पहले उसको बैलेंस करते हैं ना जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर 4 हो गए, तो यहाँ पे अगर अपन लगाते हैं 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 1 ही है। तो पहले अपन यहाँ पे 2 लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरह से अब यहाँ पे 4 कॉपर प्लस 2 6, तो यहाँ पे अपन को 6 लगाना होगा, ठीक है। और हो गया बैलेंस सब कुछ। तो इस तरह से ये हमने कॉपर यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया। तो दिस वाज कॉपर, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे ना स्टूडेंट्स, वो हमें मिलेंगे या तो अपनी कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिल गए, ठीक है, या फिर हमें मिल गए सल्फाइड्स की फॉर्म में। लेकिन हमें दोनों ही जो ओर्स हैं उन्हें पहले ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना है, ताकि हम उस ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करके नॉर्मल मेटल के अंदर ला सकें, ठीक है। तो दोनों को ही ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको तो हम सिंपली हीट करते हैं। तो कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें मेटल मिल गया। और यहाँ पर अपन हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दिस इज नॉट मेटल, यहाँ पे मेटल नहीं मिलता है अपन को, यहाँ पर अपन को मिलता है मेटल ऑक्साइड,
ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर अगर अपन हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है मेटल का ऑक्साइड अगेन प्लस SO2। तो यहाँ पे अपन इन द प्रेजेंस ऑफ लेस एयर, मतलब लिमिटेड एयर कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन लिमिटेड एयर, और यहाँ पे अपन हीट कर रहे हैं इन एक्सेस एयर, ठीक है, यहाँ पे अपन हीट कर रहे हैं इन एक्सेस एयर जब हम बात कर रहे हैं सल्फाइड ओर की। तो इन दोनों प्रोसेस में ये वाला प्रोसेस कहलाता है कैल्सीनेशन। क्या कहलाता है? कैल्सीनेशन। और ये प्रोसेस कहलाता है रोस्टिंग। तो देखो स्टूडेंट्स, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर दिस इज कैल्सीनेशन, एंड हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है। और दोनों का ही हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मेटल का ऑक्साइड। इस मेटल के ऑक्साइड को अपन रिड्यूस कर लेंगे, इस मेटल के ऑक्साइड को सिंपली क्या कर देंगे? अपन रिड्यूस कर देंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, जैसे कि कार्बन। कार्बन क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और सामने वाले की ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है, दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में जब अपन करते हैं तो मेटल बच जाएगा और ये CO2 निकल जाती है। तो ये क्या है? रिडक्शन, ठीक है। अब हम इसको एक्चुअल रिएक्शंस के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्सीनेशन, ठीक है। कैल्सीनेशन किया अपन ने, तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट और है, इसको हीट किया, क्या मिला? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये जो जिंक ऑक्साइड मिल गया, इसे कार्बन के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो क्या मिला? जिंक प्लस CO2, ठीक है। क्या मिला? जिंक प्लस CO2। तो ये रिएक्शन, सिर्फ ये रिएक्शन कैल्सीनेशन कहलाती है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जिंक मिल गया। फिर नेक्स्ट आता है अपना रोस्टिंग। रोस्टिंग कब करेंगे अपन? जब सल्फाइड ओर है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो जब सल्फाइड का ओर है तब हम एक्सेस एयर में रिएक्शन करवाते हैं और अपन को मिल जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। अगेन जिंक ऑक्साइड है, सेम रिएक्शन करेंगे, प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO2। गॉट इट? तो ये रिएक्शंस करके हमने फाइनल जो है हमारा मेटल ऑब्टेन कर लिया। अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? हाई रिएक्टिव मेटल्स भी यूज कर सकते हैं। कार्बन की जगह पे हम हाई रिएक्टिव मेटल्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर हाई रिएक्टिव मेटल होंगे, जैसे कि जिंक है यहाँ पे, तो जिंक से हाई रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? जैसे कि सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। तो ये मेटल्स क्या करेंगे? इस जिंक को इसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देंगे, है ना, और खुद बना लेंगे, खुद क्या बना लेंगे? ऑक्साइड बना लेंगे और उस मेटल को अलग कर देंगे, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? मेटल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये भी कैसे बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह, क्योंकि वो मेटल लोअर रिएक्टिविटी के मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकेंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, लोअर रिएक्टिविटी के मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकेंगे, जैसे कि कार्बन ने यहाँ रिड्यूस किया था ना, जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवा दो, ये क्या है? इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। Mn मतलब मैंगनीज, तो ये एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या कर देगा? ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा, खुद बना लेगा ऑक्साइड और मैंगनीज को बाहर निकाल देगा।
तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह हो गया, ठीक है। और रिडक्शन भी हो गया हमारा, मैंगनीज हमें मिल गया एज अ मेटल, मेटल चाहिए ना हमें, मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से हम हायर रिएक्टिविटी मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना बच्चों, ये कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज होती है, एनर्जी। क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो दीज काइंड ऑफ रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी ही एक रिएक्शन होती है जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, जो हम रेलवे ट्रैक्स के जो क्रैक्स होते हैं उन्हें जोड़ने के काम में लेते हैं। तो हम थर्माइट रिएक्शन पढ़ते हैं अभी। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, इसी में थर्माइट रिएक्शन है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है थर्माइट रिएक्शन। कि जैसे आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, ठीक है, उसका हमने रिएक्शन करवाया एल्यूमिनियम के साथ में, रिडक्शन करना चाहते हैं अपन। ये ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम क्या है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये इसके ऑक्सीजन को निकाल लेगा और बच जाएगा पीछे हमारा आयरन। और ये जो रिएक्शन है दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। हीट रिलीज होती है यहाँ पे, हाईली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि ये रेलवे ट्रैक्स को और जो मशीन पार्ट्स के क्रैक्स होते हैं उनको जोड़ने के काम में आती है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में एज सच पूछी जा सकती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये जो आयरन मिलता है ना अपन को, ये मोल्टन स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। ये जो आयरन हमें मिलता है ना यहाँ पे, इसकी स्टेट होनी तो क्या चाहिए थी, सॉलिड, लेकिन ये अपन को लिक्विड स्टेट में मिलता है। इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो पता चला ना रिएक्शंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में भी, ठीक है। So this was about the extraction of metals of medium reactivity. अब हम आते हैं extraction of metals towards the top of the activity series. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टॉप पे जो आते हैं ना, जैसे कि हो गए सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ये जो हो गए इन्हें अपन कैसे सेपरेट करेंगे। अब देखो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सिंपली कार्बन के साथ में आप इनको हीट करके रिड्यूस नहीं करवा सकते। मतलब अगर हम चाहें, जैसे कि ये अगर हम देखें अपने ये जो फाइंड करते हैं ना अपन, ये इनके ओर्स ये कैसे होते हैं, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड है मान लो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं अपन इनको सिंपली कार्बन के साथ में रिएक्शन करके रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन से ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं ये ऑक्सीजन के साथ में। ये बहुत रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखना चाहते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो दैट इज़ वाई ये रिएक्शन देंगे ही नहीं कार्बन के साथ में और रिड्यूस होंगे ही नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी इनके मोल्टन सॉल्ट में। तो फिर हमने एक नया तरीका निकाला जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और ये किसका करते हैं हम? इन्हीं जो ये मेटल्स हैं इनके मोल्टन सॉल्ट्स का।
इनके मोल्टन सॉल्ट्स का हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बेसिकली क्या करते हैं, इनका जो मोल्टन सॉल्ट है वो हम लेते हैं, ठीक है, और फिर हम वहां पर सेटअप लगाते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। ये मोल्टन सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, मोल्टन क्लोराइड्स ले लेते हैं। जनरली हम क्या ले लेते हैं, मोल्टन क्लोराइड्स, ठीक है। तो मोल्टन क्लोराइड जो है एज अ सॉल्यूशन हम यहाँ ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, जिसमें एक होगी कैथोड, एक होगी एनोड, ठीक है। तो जो कैथोड होगी वो कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो एनोड होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखना है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्या देखना है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन NaCl, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, मोल्टन NaCl प्रेजेंट है, पानी नहीं है, वाटर नहीं है यहाँ पे। तो ये वो ब्राइन सॉल्यूशन का जो अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ NaCl है, सिर्फ मोल्टन NaCl, देयर इज नो H2O, ठीक है। तो NaCl जो है यहाँ पे डिसोसिएट होगा इनटू Na+ एंड Cl-, इन आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो Na+ है हमारा, ये किस तरफ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। और वहां पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एट द कैथोड, क्योंकि क्या है, ऑपोजिटली चार्ज्ड, तो ये वहां पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम, वेट अ मिनट, ये Na+ उधर जाएगा और ये सोडियम बना लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी होगी कैथोड के ऊपर। ये जो हमारी रिएक्शन है ये कहाँ पर होगी, एट दी कैथोड। फिर हम देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी बच्चों, एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वहां पर कौन जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो क्लोरीन जाएगा एनोड के पास में, और वहां पर वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देगा और क्लोरीन गैस बनके इवॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देगा और क्लोरीन गैस बनके इवॉल्व हो जाएगा, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई एट एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो Cl- अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स एनोड, और वहाँ पे Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन गैस कहाँ, कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे इवॉल्व होती है, देन दैट इज एनोड। तो क्लोरीन कहाँ इवॉल्व होती है स्टूडेंट्स, एट दी एनोड, ठीक है। और इस तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन से एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर लिया जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी एट एनोड, ठीक है, और एल्यूमिनियम हमें मिल जाएगी एट दी कैथोड, ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये रिएक्शंस एक बार क्लियरली लिखकर बता देती हूँ। दोनों रिएक्शंस में आपके लिए एक बार क्लियरली लिख देती हूँ। देखो तो यहाँ पर कैथोड पे तो क्या रिएक्शन हुई है, पहले शुरू में हुआ क्या, शुरू में हुआ
NaCl क्योंकि मोल्टन स्टेट में था, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट गया। फिर ये जो Na+ था ये कहाँ गया? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसी है? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये गया हमारा कैथोड पे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बना लिया। और एनोड पे क्या हुआ? एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था तो क्लोरीन माइनस आयन गया वहाँ पर, और वहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें मेटल किस इलेक्ट्रोड पे ऑब्टेन हुआ, तो वो किस पे ऑब्टेन हुआ? एट द कैथोड। सो मेटल इज ऑब्टेन्ड ऑन द कैथोड। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक्सट्रैक्शन का लास्ट स्टेप पढ़ते हैं। which is electrolytic refining. So now let us do electrolytic refining. सो स्टूडेंट्स देखो, अभी तक जो भी मेटल्स अपन को ऑब्टेन हुए थे लो रिएक्टिविटी में चाहे मीडियम रिएक्टिविटी में, तो वहाँ पर जो मेटल्स अपन को ऑब्टेन हुए थे उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ बची रह जाएंगी। ठीक है, तो हमें चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाए और हमें सिर्फ अपना प्योर मेटल मिले एट द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं लास्ट में? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मीन्स द स्टेप विच इज़ डन टू ऑब्टेन द प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। और यहाँ हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके लिए वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बेसिकली अगेन हम क्या करेंगे, जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन से अगेन हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो, इन आर NCERT जो एग्जाम्पल हमें गिवन है इट इज़ ऑफ कॉपर। तो कॉपर का एग्जाम्पल लेते हुए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। बहुत सारे मेटल्स ऑब्टेन किए जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किए जाते हैं। तो अब देखो अपन अगेन वो सेम सेटअप बनाते हैं। तो यहाँ पर आप जो सॉल्यूशन लेने वाले हो ये कोई भी मेटल का ही सॉल्ट होने वाला है। मेटल जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसी मेटल का ये क्या होने वाला है? सॉल्ट होने वाला है। जैसे यहाँ पर हमने NCERT के अकॉर्डिंग देखे तो हम क्या करने वाले हैं? कॉपर का सॉल्ट लेने वाले हैं विच इज़ कॉपर सल्फेट। ठीक है, व्हाट इज़ इट? कॉपर सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं? कॉपर सल्फेट, या फिर हम जो भी मेटल है उसका कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं एज दिस इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कोई भी मेटल का सॉल्ट, मतलब जिस मेटल को रिफाइन कर रहे हैं उस मेटल का सॉल्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने लिया कैथोड और हमने लिया है एनोड। ठीक है, अब जो कैथोड होती है ना स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो कैथोड होती है वो किसकी बनी होती है? प्योर मेटल की। किसकी बनी होती है? प्योर मेटल की।
ऑन दी अदर हैंड जो एनोड होती है वो किसकी बनी होती है, इम्प्योर मेटल की, जिसे अपन को रिफाइन करना है और इसमें से प्योर चीज़ अलग करते हुए इम्प्योरिटीज़ हमें यहाँ से जो प्योर मेटल है वो तो अलग निकल जाए और इम्प्योर थिंग्स सेटल डाउन हो जाए एट दी बॉटम। तो हम इस तरह से काम करते हैं इसके अंदर। तो देख लो एक बार, ये ऐसे सेटअप लगाया अपन ने, ठीक है। कॉपर को हम यहाँ पर रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट है कोई भी सॉल्यूशन के अंदर। तो अब होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि जो कॉपर +2 निकलेंगे यहाँ पर, मतलब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो मान लो ये कोई भी सॉल्ट है, तो वहाँ से कॉपर किस फॉर्म में निकल रहा होगा, कॉपर +2 के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मान लो कॉपर सल्फेट लिया होगा हमने, कॉपर सल्फेट, इसको इरेज करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट लिया होगा तो वो कॉपर +2 प्लस SO4 - के फॉर्म में निकल रहा होगा। तो ये जो कॉपर +2 है ना, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज कॉपर +2 ये धीरे धीरे जमा होते जाएगा कैथोड के ऊपर, और ये हमारी जो कैथोड है इसकी साइज मोटी होती जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा एट दी कैथोड। और यहाँ पर जो हमारी एनोड है वहाँ से क्या होगा, जो कॉपर +2 है वो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है। कॉपर +2 जो है धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में जाता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनोड तो पतली होती जाएगी और इस एनोड में से जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर कलेक्ट होती जाएंगी। उसे अपन क्या बोलेंगे, एनोड मड। क्या बोलेंगे, एनोड मड। ठीक है, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट होती जाएंगी उसे अपन क्या बोलेंगे, एनोड मड। यहाँ से निकल रही है वो क्योंकि एनोड में से, क्योंकि हमने एनोड किस चीज़ की लिया है, इम्प्योर मेटल की, इम्प्योर कॉपर की। तो यहाँ से कॉपर निकलता जा रहा है और वो सॉल्यूशन में जाते जा रहा है, फिर सॉल्यूशन से वो इकट्ठा होता जा रहा है हमारी कैथोड पे। तो इस तरह से कैथोड पे प्योर कॉपर इकट्ठा होता जा रहा है ना। और एनोड में से निकल कर यहाँ पर एनोड मड इकट्ठी हो गई, जिसे अपन अलग कर लेंगे। हमारे इम्पोर्टेंस की चीज़ है ये प्योर मेटल का कैथोड। हैव अ लुक एट दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ये जो कैथोड पे हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है कि कॉपर +2 कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनता जा रहा है, सॉलिड कॉपर बनता जा रहा है और इस तरह से कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ये कैथोड हमें मिल गई एज अ प्योर मेटल। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आप रिएक्शंस तो समझ ही गए होंगे। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहा है। ऑन दी अदर हैंड एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर, ठीक है। अब एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कैथोड पे हमें प्योर मेटल मिल रहा था ना, तो कैथोड पे क्या हो रहा था कि कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में से आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना ले रहा था कॉपर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एनोड पे क्या हो रहा था बच्चों, एनोड क्योंकि हमारी कैसी थी,
पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो वहाँ पर वो जो कॉपर था वो कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स बना रहा था, तो ये कहाँ चले जा रहा था, सॉल्यूशन में, ठीक है। और फिर ये सॉल्यूशन में जाकर फिर ये यहाँ पे आ जा रहा था कैथोड के ऊपर, फिर कैथोड के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना ले रहा था। तो कैथोड हमें मिल गई हमारे प्योर मेटल की। ओके, अंडरस्टूड। दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, विच इज कोरोजन, ठीक है। तो ये कोरोजन टॉपिक अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप अपनी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड योर बोर्ड एग्जाम्स और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।